हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर रवि और आज मैं आपको क्लास 10th के थर्ड चैप्टर को पढ़ाने आया हूं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इस चैप्टर को मैं शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे लेक्चर को अगर आप एक बार बस ध्यान से सुने, ठीक है, और उसके बाद जो जो स्टेप्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आप इस चैप्टर को एकदम बिल्कुल आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, बस जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। इस लेक्चर में बस मैं यही करूंगा, आपको पूरा चैप्टर बहुत ही शॉर्ट में समझा दूंगा कि ये चैप्टर है क्या, इसका एप्लीकेशन क्या है और कैसे हम अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लिखा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब आप जानते ही होंगे क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, मतलब कि हमें दो इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। दूसरी बात यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन तो हमने पढ़ा था ax plus b is equal to 0, ये होता है लीनियर इक्वेशन। और यहां पर क्यों, क्योंकि यहां पर डिग्री 1 है, डिग्री 1 होती है तो क्या होता है, ये लीनियर इक्वेशन होता है, जो कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था, चैप्टर 2 में। ठीक है, पॉलिनोमियल। लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, यानी कि लीनियर इक्वेशन पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन टू वेरिएबल वाला पढ़ना है। ठीक है, और उनको भी टू वेरिएबल में भी दो पेयर पढ़ना है, यानी दो इक्वेशंस को एक साथ कैसे डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, ये पढ़ना है। ठीक है, तो टू वेरिएबल्स का मतलब है, टू वेरिएबल वाला जो लीनियर इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म का होता है, ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है, यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो इस प्रकार का होता है, ax plus by plus c is equal to 0, जहां पर ये जो x है और y है ये है वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, और जो a है, b है, c है वो आपका रियल नंबर है या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, रियल नंबर। ठीक, अब यहां पर ये फॉर्म होता है जनरल फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, लेकिन हमें पढ़ना है पेयर, यानी दो पेयर्स के जनरल फॉर्म के बारे में बता दूं तो जो दो पेयर होते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में बताया था, जो लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या करता है, ग्राफ बनाता है। कैसा ग्राफ बनाता है, लीनियर का जो ग्राफ बनता है वो लाइन, बोल रहा हूं ना, लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, लाइन। ठीक है, तो यहां पर लीनियर का मतलब है कि जो भी इक्वेशंस के ग्राफ बनेंगे वो स्ट्रेट लाइन बनेंगे। क्या बनेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो जैसा कि मैंने ये दो इक्वेशन लिखे हैं, एक ये इक्वेशन है, एक दूसरा ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशंस के जब हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो किसी प्लेन में तीन कंडीशन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, तीन कंडीशन। ठीक है, मान लीजिए कि इस वाले इक्वेशन को मैं मान लेता हूं a और ये मान लेता हूं b। ठीक है, दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला, अगर ये दोनों इक्वेशंस के a का अगर मैं ऐसे बना दिया ग्राफ और दूसरे का मैंने क्या कर दिया, ऐसे बना दिया। ठीक, और ये है आपका a और ये है आपका b, यानी ये कहीं ना कहीं एक जगह क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी इस a का भी और जो b का भी है उन दोनों का एक कॉमन सोल्यूशन होगा। क्या होगा, एक कॉमन सोल्यूशन होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इस वाले कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ठीक, और इंटरसेक्टिंग है तो मैंने अभी बोला कि ये क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा भी टाइप आएगा जिसमें हो सकता है, ये तो पहला कंडीशन है, दूसरे कंडीशन में या तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। क्या होंगे, कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप होकर के बने होंगे। तो ये जब ऐसा कंडीशन आएगा तो इस चीज को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, समझे, यानी ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओवरलैप है। ठीक, और इस वाले में जो सॉल्यूशन आएंगे उसमें हम बोलते हैं कि इसके पास क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली मतलब अनंत सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जैसा कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एक्सटेंड होंगे, है कि नहीं, ये दोनों एक्सटेंड होंगे ना दोनों डायरेक्शन में। ठीक, तो इसके पास क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। और जो तीसरा कंडीशन होता है, हो सकता है
कि मैंने ए का ग्राफ बनाया ऐसे, ठीक है, और जो बी का ग्राफ है वो एकदम जस्ट इसके पैरेलल आ रहा है। पैरेलल में तो समझते होंगे कि इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो हर जगह सेम होगी। यहां पर डी है तो यहां पर भी डी ही होगा, कहीं भी ये जाए चाहे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी जाए तो ये डी ही होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कंडीशन बोलते हैं। ये ए का ग्राफ है और ये बी का ग्राफ है, ठीक है, मतलब कोई मैंने इक्वेशन लिया डिफरेंट डिफरेंट, एक दूसरा इक्वेशन है जैसा, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक। तो यहाँ पर जो तीसरा कंडीशन है वो पैरेलल कंडीशन है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल, क्या बोलते हैं, पैरेलल। और इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ग्राफ बनाना मैंने उस चैप्टर में पढ़ाया था, इस चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा जब मैं एग्जांपल दूंगा। अभी मैं आपको जो जो बता रहा हूं उसको बस ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, सिंपल सी भाषा में कहूं, जिसके पास सॉल्यूशन है उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। और जिसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर भी ये कंसिस्टेंट में भी दो टाइप होता है। ये जो पहला वाला है ये कंसिस्टेंट है, सिर्फ क्या है, कंसिस्टेंट। लेकिन ये जो दूसरा वाला है वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। क्या है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है, ये क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, ग्राफ कैसे बनेगा और इसको दिखाऊंगा कि ये क्या क्या बातें मैंने बताई अभी तक, ठीक है। इसको मिटाता हूं उसके बाद समझाता हूं, क्लियर। अभी तक मैंने जो भी तीनों कंडीशंस बताए उसके बेसिस पे एक कोफिशिएंट मेथड होता है जहां पर हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये कोइंसिडेंट है, या फिर डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये पैरेलल है, या फिर ये कोइंसिडेंट है, इसके पास मैनी सॉल्यूशन है, या फिर इसके पास नहीं सॉल्यूशंस होंगे। ये सब हम डायरेक्टली किससे बता सकते हैं, सिर्फ उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके। कोफिशिएंट किसके, जो वेरिएबल्स हैं उसके और जो कांस्टेंट टर्म है उसके। तो जैसा कि यहाँ पर पहला वाला कंडीशन लिखा हुआ है कि अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, देन वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है इंटरसेक्टिंग को। और यहाँ पे लिखा है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यानी तीनों के कोफिशिएंट का जो रेशियो है अगर वो सेम आ जाता है तो ये कंडीशन बताता है कोइंसिडेंट को। और a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन ये कंडीशन बताता है पैरेलल को। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके। जैसे इस वाले इक्वेशन में देखा जाए तो जो a1 की वैल्यू है 1 है, b1 की वैल्यू क्या है 2 है, और जो c1 की वैल्यू है वो क्या है 4 है। इस इक्वेशन के यहाँ के कोफिशिएंट मैंने लिख दिए। और यहाँ पर जो a2 की वैल्यू है वो 4 है, b2 की वैल्यू कितनी है 3 है, और जो c2 की वैल्यू है वो 8 है। इसको कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a1 यानी कि 1 अपॉन में a2 यानी कि 4, ठीक है। यहाँ पर b1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और b2 की वैल्यू कितनी है 3 है। क्या ये इक्वल है, नहीं है, यानी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग के ये दो इक्वेशंस लिखे हैं, यानी दोनों इक्वेशंस के जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। यानी इसके पास क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यानी इसके पास क्या होगा, केवल ओनली वन सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब है केवल एक ही सॉल्यूशन होगा जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू होगी। इसको जब भी पुट करेंगे ये दोनों इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट करें चाहे इस वाले में पुट करें, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यानी यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे और ये जब सॉल्व करेंगे तो 0 के बराबर आ रहा होगा दोनों में, ठीक। अब इस वाले में चेक करते हैं, यहाँ पर है 1/2, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट 2 है, इज इक्वल टू इसका और इसका कोएफिशिएंट चेक करते हैं -2/-4, और इसका कोएफिशिएंट चेक करते हैं 6/12, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 ही आएगा। इसको सिंपलीफाई करें, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, यानी तीनों के कोएफिशिएंट क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहे हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट के रेशियोज जो है सेम आ जा रहे हैं।
तो ये कंडीशन कोइंसिडेंट की होती है, यानी होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे और इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर, ठीक। यानी ये क्या होगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। क्या है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्लियर। अब इसके बाद तीसरे वाले को देखते हैं। यहां पर a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है 6 और यहाँ पर c1 की वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू c2 की -8। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काटेंगे तो ये कितना आएगा 1/2, यहाँ पर भी काटेंगे 1/2 और यहाँ पर काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है और ये माइनस का 3/4 आ रहा है, यानी a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यानी केवल यही वाला आ रहा है इक्वल। ठीक, यानी केवल ये कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी ये वाला कौन सा होगा, पैरेलल होगा, यानी इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन है। यानी ये क्या है, ये क्या है, नो सॉल्यूशन वाले को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो इस जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं या फिर बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर बोलेगा एक कोई गायब कर देगा, कोई भी एक को गायब कर देगा, वहां पर या तो x का कोएफिशिएंट या तो y का कोएफिशिएंट, ठीक, और या फिर कांस्टेंट c गायब करके आपको बोल देगा कि ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग का है, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे और वहां पे बता देंगे कि हाँ k की वैल्यू ये होगी तो ये कंडीशन होगा, या इनमें से कोई भी कंडीशंस के लिए कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये है आपका कोफिशिएंट मेथड। अब हम आपको क्या बताएंगे, इसके जो अलजेब्रिक मेथड है जिसमें दो मेथड पढ़ना है हमें। ठीक है, पहला मेथड जो होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है, दूसरा मेथड जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक है, और जो तीसरा मेथड होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आपके एनसीईआरटी में नहीं है। हमें बस इस चैप्टर में दो ही मेथड पढ़ना है, पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन। दोनों मैं आपको अभी समझाता हूं, इसको रब करता हूं, फिर उसके बाद समझा रहा हूं। ठीक है, तो हमने अभी कोफिशिएंट मेथड सीख लिया, अब हम अलजेब्रिक मेथड सीखेंगे जिसमें हम सीखते हैं दो मेथड्स। ठीक है, जिसका पहला नाम है जो कि बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो दूसरा मेथड होता है उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड से मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, ऐसे ही बहुत सारे इक्वेशंस आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसमें हमें क्या करना होगा, जैसे ये इक्वेशन लिखा है फर्स्ट वाला, ठीक है, और ये इक्वेशन है सेकंड वाला। ठीक, आप इसमें से कोई भी इक्वेशन, जैसे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है, इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए, उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दीजिए x में या फिर y में। ठीक, और उस x या y की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कीजिए, फिर वो दोनों जो दूसरा वाला इक्वेशन जिसमें आपने x की चाहे y की वैल्यू पुट की है वो एक सिंगल वेरिएबल हो जाएगा और सिर्फ उसमें एक कांस्टेंट बचेगा। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे उसमें आपको एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा और उसको फिर जो दूसरे वाले में जिसमें हमने चेंज किया था उसमें पुट करेंगे तो हमें दूसरे वाले का भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू वाई प्लस सॉरी x इज इक्वल टू 5 माइनस का y लिख सकते हैं, करेक्ट है। अब ये जो x की वैल्यू है इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, जहां पर x है, तो यहाँ पर x है, x की वैल्यू क्या लिखेंगे 5 माइनस का y माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ये क्या हो जाएगा 2y और ये कितना हो जाएगा 3y और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब ये देखिए सिंगल वेरिएबल हो गया, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5y और एक 10 और इज इक्वल टू 4, इसको उधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो 10 माइनस का 4 इज इक्वल टू 5y, यानी ये कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 5y, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5। यहाँ पर देख लेते हैं क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 10 माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर इस चीज को यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, कंजस्टेड हो जा रहा है, इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ।
हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यह आया 10 माइनस का 5y, तो यहाँ पर 10 माइनस का 4 इज इक्वल टू 5y लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5y आ जाएगा, यानी 5y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/5। यानी ये जो y की वैल्यू है ही है, इसको हम क्या करेंगे, इसको उठा करके x में पुट कर देंगे, इसमें x में। तो x इज इक्वल टू हमने अभी देखा 5 माइनस का y, ठीक है। यहाँ पर 5 है, y की वैल्यू कितनी है 6/5 है। यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस का 6, यानी कितना हो जाएगा 25 में से 6 जाएगा तो 19/5, यानी कि ये आपका x का वैल्यू आ गया और ये आ गया आपका y का, ठीक। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आप चाहे इसको x में बदले चाहे y में बदले, आपका सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें बेसिकली क्या करना होगा, दोनों वेरिएबल्स में किसी भी वेरिएबल के दोनों इक्वेशंस में x पे चाहे y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे, ठीक। और अल्टरनेट साइन के साथ या तो ऐड करेंगे या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद एक कोई वेरिएबल जो है वो हट जाएगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा और हमारे लिए वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा और हम एलिमिनेट करते हैं उसमें। बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक को एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो सिर्फ वन वेरिएबल हो जा रहा है, उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे यही वाला इक्वेशन उठा करके हम देखें तो x प्लस y इज इक्वल टू 5 है और दूसरा वाला क्या है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। या तो x को बराबर कीजिए या तो y के कोफिशिएंट को बराबर कीजिए। अगर मैं यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x प्लस 2y और ये 5 हो जाएगा, फिर मैं माइनस करूंगा ये चेंज होगा तो भी आ सकता है। लेकिन जब अल्टरनेट साइन आपको दिखे तो कोशिश कीजिए कि जो अल्टरनेट साइन वाला है उसी को सेम कीजिए, आसान होता है। लेकिन आपका मेथड है जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं इसको सेम कर रहा हूं, ठीक है। तो यानी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा 3y और ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ये फर्स्ट ही वाला है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब इसको बस जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5x और ये खत्म हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा 19, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 19/5 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू है इसको चाहे आप फर्स्ट में चाहे सेकंड में कहीं भी पुट करेंगे आपको दूसरे वाले का आंसर मिल जाएगा। x प्लस y इज इक्वल टू कितना है 5, x की वैल्यू यहां रखेंगे 19/5 और ये प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक। 19/5 माइनस का 5 इज इक्वल टू y, ये आ जाएगा 5 एलसीएम 19 माइनस का ये आ जाएगा 25। कहीं मिस्टेक हो रहा है मेरे से, कहीं तो मिस्टेक है, पर वो कहाँ है ये पता नहीं। x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू उधर जाएगा, ओ सॉरी, यहां पर इतना हुआ तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस का 19/5, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 5 एलसीएम 25 में से 19 गया तो ये कितना बचेगा 25 में से 19 जाएगा तो 6/5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5 आ गई। ये रही x की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू। तो इस तरह आपने ये दोनों मेथड जान लिया। इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको दो बार सॉल्व करना होगा, जैसे यहाँ पर लिखा होगा 3/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर लिखा रहेगा, मान लीजिए आपको लिखा रहेगा 5/x प्लस 3/y इज इक्वल टू ये 6 लिखा रहेगा, मान लीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा कि जो 1/x है वो क्या है a है और जो 1/y है वो क्या है b है। तो इस इक्वेशन को मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 8 और इस वाले को क्या लिखना पड़ेगा 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हमें a की और b की वैल्यू मिलेगी। इस a की वैल्यू और जो b की वैल्यू है इसको यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, इसके जगह पे। फिर आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको x और y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये भी मेथड बता दिया। अब सिर्फ बचता है तो कौन सा मेथड बचता है, ग्राफिकल मेथड, यानी कि आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत लोगों को ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है ऐसे चैप्टर्स में, वर्ड प्रॉब्लम्स में आती है। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, बेसिकली बहुत लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को पूरा पढ़ते ही नहीं है।
वर्ड प्रॉब्लम में अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक, और उसके बाद फिर जो जो चीजें इंफॉर्मेशन लिखी हैं उसको आप लिखते हैं, उसके बाद जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो भी लिखते हैं, उसके बाद आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि मुझे कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बात हमारी ध्यान से सुनिएगा, क्या कीजिए, जो भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है आप उसके सॉल्यूशंस को खोजिए, ठीक है, और उसके सॉल्व जो सॉल्यूशन है उसको ध्यान से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या क्या लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ है। जैसे एज वाले प्रॉब्लम आते हैं, ट्रेन वाले प्रॉब्लम आते हैं, इनको आप अगर अच्छे से इनके सॉल्व एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं लगाने की, आप यकीन मानिए आप हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं लास्ट टॉपिक बताऊंगा जो कि ग्राफिकल मेथड है। ये पहले भी बताया जाता है बट मैं लास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफिकल मेथड है हम पहले सीखेंगे ग्राफ कैसे बनता है। ठीक, वो तो चैप्टर 2 में भी पढ़े थे, इस वाले में 2 वेरिएबल्स हैं इसलिए थोड़ा सा और अच्छे से आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि पहला वाला इक्वेशन जो है, ठीक, इसको लेते हैं, इसको लिखते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसको एक बार x में बदलिए, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस का 3y। ठीक है, और एक बार इसी को चाहे तो हम y में बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं y में भी। अगर मैं y में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा 3y इज इक्वल टू 5 माइनस का x, y इज इक्वल टू 5 माइनस का x बाई 3। यानी मैंने ये वाला इक्वेशन 2 बार लिख दिया, यही वाले इक्वेशन को मैंने 2 तरीके से लिख दिया। इसका फायदा क्या होगा ये देखिएगा आपको। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक, मैं 2 पॉइंट्स बहुत ही आसानी से आपको निकाल के दिखा दूंगा। जैसे मैंने एक बार x में और y में क्यों बदला, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दूं, यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और एक बार मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अगर मैं एक बार यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, x की वैल्यू 2 रखता हूँ, ठीक, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 बाई 3 कितना होता है 1। दो ठो मिल गया हमें कोऑर्डिनेट्स, a क्या मिला हमें 5,0 और जो b मिला वो हमें क्या मिला 2,1। ठीक, इसी तरीके से हम जो सेकंड वाला है उसको भी बदल सकते हैं। जो 5x है तो हम इसको लिखते हैं 5x इज इक्वल टू 1 माइनस का 2y, यानी कि x इज इक्वल टू 1 माइनस का 2y बाई 5। ठीक, और इसी को y में बदलना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2y इज इक्वल टू 1 माइनस का 5x, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस का 5x अपॉन में 2। यहाँ पर वही फिर टेबल बनाएंगे, ठीक है, xy लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे c, यहाँ पे लिखेंगे d। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ, x की वैल्यू 0 रखता हूँ, x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2। और अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 1/5 आ रहा है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 3 रख सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू 3 रखूँ, ठीक है, तो 2 3 जैसे 6 माइनस का आएगा और 1 माइनस करेंगे तो -5, -5/5 यानी कि माइनस का 1। ठीक है, दोनों यहाँ पर भी मिल गया। c जो आया वो क्या आया आपका 0,1/2 और जो d आया है वो आपका क्या आया है -1,3। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। जो मैंने शुरू में बताया था कि इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा, वो यहाँ पर ग्राफ में हम देखकर बता सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लाइनिंग बनाएंगे, ऐसे यहाँ पर लाइनिंग बनाएंगे, ठीक, ऐसे बनाएंगे। ठीक, यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, यह है आपका -1, ये -2, -3, और यह है क्या 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4। ठीक, ये -1, -2, -3 और ये -4। ठीक, तो सबसे पहले इसको पुट करते हैं 5,0। तो x में किधर जाना है 5, x में यहाँ आ गए, और y में क्या है 0, यानी ना ऊपर ना नीचे, यहीं पर है, ये है आपका a। और दूसरा वाला क्या है x में 2, y में 1, यानी x में 2 गए, y में 1 में गए, ये है आपका b। ठीक, इसको मिला देते हैं, इन पॉइंट्स को, इस पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, और ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। तो ये पहले वाले का ग्राफ है। अब दूसरे वाले में क्या है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1/2, यानी x में हम कहा है ना इधर जाना ना इधर जाना, y में जाना 1/2, ये आपका c पॉइंट। और b वाला का जो कोऑर्डिनेट है वो -1,3 है, तो -1 यहाँ पर है और 3 कहाँ है ऊपर है। तो ये रहा आपका x में -1 यहाँ है, ठीक है, और y में 3 यानी कि यहाँ पर ये आपका है d। ठीक, तो ये रहा आपका
ये रहा आपका यहाँ पर डी, ये रहा सी, इसको मिला देते हैं। ठीक, इसको मिलाएं तो ये जो पॉइंट है आपका, ये है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग है। और अगर आपने ग्राफ पेपर बनाया है तो आप देख कर भी बता सकते हैं कि इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन है वो क्या होगा। बाकी आप वो जो मेथड मैंने बताया था एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन, उस मेथड से भी बता सकते हैं। तो ये जो ग्राफिकल मेथड है बस यहाँ पर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये कौन सा टाइप ऑफ सोल्यूशन देगा, चाहे ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस चैप्टर को पूरे अच्छे से समझा दिया है। इस पूरे चैप्टर को एक शॉर्ट तरीके में समझाया है। अब आपको करना क्या है, सेम मेथड अपनाना है, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और अच्छे से लगाना है, समझ समझ के लगाना है। जहां ना समझ में आए उसको सॉल्यूशन देखिए, उसको अच्छे से कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं कर पाएंगे तो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप कोशिश करते हैं, सॉल्व करना सीख जाते हैं, अगर आप खुद से ही प्रयास करते हैं तो आप यकीन मानिए आप हर एक क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू, यहीं पे समाप्त करते हैं ये लेक्चर और अगले लेक्चर का वेट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।